इसके बाद जो अगला प्रदेश है वो है मध्यवर्ती प्रदेश। इसको भी हम मिटा देते हैं और मध्यवर्ती प्रदेश को लिखते हैं। मध्य प्रदेश वाला जो मध्यवर्ती प्रदेश है उसमें देखते हैं क्या क्या है। चौथा प्रदेश है, इसमें 3 प्रदेश थे और अगले में जो है 4 प्रदेश है। इसमें 3 प्रदेश थे तो हमारे अब तक 13 गौण प्रदेशों को भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो चौथा प्रदेश है हमारा वो है मध्यवर्ती प्रदेश। कौन सा है? मध्यवर्ती प्रदेश। अब इस मध्यवर्ती प्रदेश में क्या है? देखिए मध्यवर्ती प्रदेश में मुख्यतः आपको मिलेगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। ये दोनों राज्य आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। देश के मध्य में आने वाले, क्योंकि देखिए एमपी और छत्तीसगढ़ जो है दोनों एक ही राज्य थे पहले, बाद में अलग हुए हैं। आप सभी को मालूम होगा इसके बारे में। तो पी.सेन गुप्ता ने अपना वर्गीकरण दिया था 1967 में, तो तब ये एक ही राज्य थे और उस दौरान हो सकता है कि भारत का जो मैप में और भी कम राज्य हों। तो इस तरीके से ये एमपी और छत्तीसगढ़ को भारत के मध्यवर्ती प्रदेश के अंतर्गत चौथा आर्थिक प्रदेश इन्होंने बतलाया है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसमें देश के 4 प्रमुख गौण प्रदेश शामिल है। पहला तो कौन सा है? देखिए पहला है इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। और दूसरा जो क्षेत्र है प्रमुख, दूसरे क्षेत्र में है पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश। और एक प्रदेश जो इसका है वो है केंद्रीय प्रदेश, केंद्रीय एमपी मध्य प्रदेश, यानी कि केंद्रीय प्रदेश। और जो एक प्रदेश है इसका वो छत्तीसगढ़ में है, जिसको बस्तर कहते हैं, बस्तर प्रदेश। तो इस तरीके से इसने भी जो औद्योगिक प्रदेश है उसको इस तरीके से बतलाया है पी.सेन गुप्ता ने, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बस्तर प्रदेश, यानी कि 4 आर्थिक प्रदेशों को इसमें शामिल किया है जो गौण प्रदेश है। इस तरीके से यहाँ पर हमारी 17 संख्या हो जाती है, ये 17। अब हमको कुछ और औद्योगिक प्रदेश है वो भी देखने होंगे। वो कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है? सॉरी, बार बार मैं औद्योगिक प्रदेशों का नाम ले रहा हूँ, आप उसको आर्थिक प्रदेश समझना है। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक प्रदेश रटा हुआ है ज़बान पे, बार बार में निकल रहा है वही। आर्थिक प्रदेश आप इसको समझना। ठीक है, भारत के आर्थिक प्रदेशों को हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक रीजन को, और आर्थिक प्रदेशों को ही हम पढ़ रहे हैं। तो आर्थिक प्रदेशों में हम चौथा आर्थिक प्रदेश पढ़ लिया है हमने, मध्यवर्ती प्रदेश, जिसमें एमपी शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, जिसको पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, केंद्रीय प्रदेश और बस्तर प्रदेश, इस तरीके से इसको 4 मुख्य प्रदेशों में बांटने की कोशिश की गई है। ठीक है, बांटा गया है। अब अगर इसके अंतर्गत वाले क्षेत्रों की हम बात कर ले कि इसके अंदर देखिए कौन कौन सी कृषि होती है, तो मुख्यतः तिलहन फसलें यहाँ पर पैदा होती है, सरसों, राई वगैरह, दलहन तिलहन जो होती है वो यहाँ पर पैदा होती है। सोयाबीन के मामले में ये अव्वल नंबर पर है। ठीक है, और यहाँ पर पठारी भाग भी पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, और इसके अलावा जनजातीय को काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। मानव संसाधन की दृष्टि से भी ये उन्नत अवस्था में है ये प्रदेश। ठीक है, जलवायु भी यहाँ के जो है कर्क रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है ना, तो इस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ की जलवायु भी उपोष्ण प्रकार की है। उष्ण भी होती है, आधे एमपी में उष्ण है, आधे में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, वनों में यहाँ पर वही पतझड़ी वन पाए जाएंगे आपको, मानसूनी पतझड़ी वन। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। उद्योगों में यहाँ पर आपको सीमेंट उद्योग के कारखाने सबसे ज़्यादा मिलेंगे देश में, चूना पत्थर जिप्सम ये आपको ज़्यादा मिलेगा खनिजों में। ठीक है, अभ्रक भी आपको काफ़ी मात्रा में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस आर्थिक प्रदेश में हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये
हमारा चौथा आर्थिक प्रदेश था जो पी सेन गुप्ता के अनुसार है। इसके बाद पांचवा आर्थिक प्रदेश कौन सा है, वो राजस्थान वाला है हमारा, यानी कि उत्तरी पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। अब देखिए उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में आपको मिल जाएगा ऊपर से जम्मू कश्मीर मिल जाएगा आपको, फिर इसके बाद आपको हिमाचल मिल जाएगा, इसमें पंजाब, हरियाणा और देश की राष्ट्रीय राजधानी आपको मैं लिख देता हूं यहां पर NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, ये वाला आपको इसमें मिल जाएगा। ये क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से उप प्रदेश इसमें शामिल है। इसके उप प्रदेशों की संख्या पिछले कुछ उप प्रदेशों की संख्या के तुलना में थोड़ी सी अधिक है, यानी कि इसमें 6 उप प्रदेशों को शामिल किया गया है। कौन कौन से उप प्रदेश है वो भी लिख लीजिए आप। देखिए सबसे पहला उप प्रदेश है इसमें, वो है पंजाब का मैदानी उप प्रदेश। कौन सा है, पंजाब का मैदान। दूसरा उप प्रदेश कौन सा है इसमें, दूसरा उप प्रदेश कौन सा है, दूसरा उप प्रदेश इसके अंतर्गत है जिसका नाम है केंद्रीय राजधानी प्रदेश, यानी कि दिल्ली वाला, दिल्ली का केंद्रीय राजधानी प्रदेश या नेशनल कैपिटल रीजन जिसको कहा जाता है वो। फिर उसके बाद तीसरा प्रदेश जो है वो है पश्चिमी, उससे पहले पूर्वी राजस्थानी प्रदेश, पूर्वी राजस्थान प्रदेश, बहुत आसान है अभी, और पूर्व के बाद पश्चिमी राजस्थानी प्रदेश आ जाएगा। पश्चिमी राजस्थान प्रदेश, और इसके अलावा पांचवा जो आर्थिक प्रदेश है इसके अंतर्गत जो गौण है वो है दून, यानी देहरादून वगैरह जो है, दून और आसपास की घाटियां और पहाड़ी प्रदेश, वह पहाड़ी प्रदेश। और अब देखिए इसमें पंजाब आ गया, हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह सब आ गया, हिमाचल प्रदेश वाला भी आ गया। अब बचा क्या इसमें, जम्मू कश्मीर, यानी कि कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी प्रदेश। तो इस तरीके से इसको भी 6 भागों में बांटा गया है, और 6 भाग इसके ये है, पंजाब का मैदान, केंद्रीय राजधानी प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दून और कश्मीर। ये आर्थिक प्रदेश है भारत के। 5वां आर्थिक प्रदेश है। 7 आर्थिक प्रदेशों में से उस 5वें आर्थिक प्रदेश के अंतर्गत इन चीजों को शामिल इसमें किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहां हम लिख देंगे +6। कितने हुए ये, 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 3 23 प्रदेश ये हो चुके हैं। अब 19 प्रदेश और बाकी है हमारे, जो आखिर के 2 में है। ठीक है, 19 प्रदेश और बाकी है जो आखिर के 2 में हमको मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश हो गया हमारा। अब देखते हैं हम छठा प्रदेश कौन सा है। अब बताइए आप कौन सा प्रदेश हो सकता है। उत्तरी पश्चिमी हो गया, तो अब क्या आएगा इसमें, पश्चिमी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेश। इस पश्चिमी प्रदेश में मुख्यतः 2 है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। गोवा भी इसी में शामिल है। ठीक है, गोवा भी इसी में शामिल मान सकते हैं हम। तो ये एक औद्योगिक प्रदेश है जो तटीय औद्योगिक प्रदेश है भारत का, तटीय औद्योगिक प्रदेश है ये।
और ये पश्चिमी तट पे, इसलिए इसका क्या नाम है, पश्चिमी प्रदेश। और ये नंबर कौन सा है, 5वां है। ठीक है, अगर हम पिछले राजस्थान वाले की बात कर लेते हैं, उसमें हमने बात नहीं करी किसी की भी, उसकी प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में आपको जो वनस्पति है वो कंटीली पाई जाएगी, झाड़ियाँ पाई जाएगी। पूर्वी राजस्थान में आपको अलग प्रकार की पाई जाएगी, वही मानसूनी वन पाए जाएंगे। उत्तरी भाग की बात करते हैं, उसकी उत्तरी भाग की अगर उसकी बात करते हैं तो आपको कोणधारी वन भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको शीत का तापमान बहुत अत्यधिक शीत पाया जाएगा, मावट वाली वर्षा इसमें होती है। और ये जलवायु प्रदेश कह सकते हैं कि बहुत, देश का सबसे ठंडा जलवायु प्रदेश भी यही है, देश का सबसे उष्ण जलवायु प्रदेश भी यही, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पर पड़ती है, सबसे ज़्यादा ठंडी भी यहाँ पर पड़ती है। तो ये इसकी खासियत थी पिछले वाले आर्थिक प्रदेश की। अगर बात कर लें वहाँ पे क्या क्या पाए, शीशा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, एल्यूमिनियम वगैरह सब यहाँ पर मिलता है। और कृषि के मामले में, प्रति व्यक्ति उत्पादन के मामले में, प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में जो है देश में अव्वल स्थान रखता है ये वाला प्रदेश। पंजाब और हरियाणा ये वाले जो क्षेत्र है, और उसके अलावा उत्तरी राजस्थान की बात कर ले हुए हम, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले हैं, वहाँ भी प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। तो ये कृषि से संबंधित बातें थी। और जलवायु से संबंधित हमने बात कर ली। उद्योगों से संबंधित बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सभी प्रकार के उद्योग मिल रहे हैं। रंगाई छपाई के उद्योग मिल जाएंगे आपको, चूड़ी उद्योग मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल्स उद्योग मिल जाएंगे आपको, ऑटोमोबाइल उद्योग मिल जाएंगे, ये सारे उद्योग मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा लकड़ी जो होती है, उस लकड़ी से बने हुए खिलौने आपको कश्मीर की घाटियों में मिलेंगे। आपको सूती वस्त्र उद्योगों के अलावा ऊनी वस्त्र उद्योग भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि कश्मीर में जो कारोबार होता है ऊनी वस्त्र बनाने, कंबल वगैरह नहीं आते। अभी सर्दियों में देखा करो आप, कश्मीरी कोट की मांग रहती है। कश्मीरी कोट बहुत गर्म रहता है, वो ऊपर से लेकर के नीचे शेरवानी की तरह बहुत अच्छे अच्छे चलते हैं। तो ये सारे यहाँ पर उद्योग है जो इसमें चलते हैं। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से भी यह देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि देश का स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कही जाती है कश्मीर को, वो इस प्रदेश में शामिल। ठीक है, और राजस्थान को तो आप जानते हैं, राजस्थान में भी काफ़ी पर्यटक आते हैं। और पंजाब, हरियाणा ये भी देखने लायक है। वैसे हिमाचल की पहाड़ियों में शिमला, नैनीताल वगैरह, वहाँ भी काफ़ी लोग जाते हैं। चलिए, पश्चिमी प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। पश्चिमी प्रदेश में हमने आपको बताया गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है। तो पश्चिमी प्रदेश में कौन कौन से उप प्रदेश शामिल है उनको हम लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला है मुंबई। जब उन्होंने लिखा था तो इसको बम्बई लिखा था, ठीक है ना, क्योंकि इसको पहले बम्बई ही कहते थे। मुंबई औद्योगिक प्रदेश, मुंबई औद्योगिक प्रदेश, ये सबसे पहला औद्योगिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश है इसके अंतर्गत। मुंबई औद्योगिक प्रदेश कह सकते हैं, मुंबई महानगरीय प्रदेश भी इसको कहते हैं। दूसरा है जो मुंबई और नागपुर है, इसके बीच जो रेलवे ट्रैक है उस पर जो प्रदेश है वो मुंबई नगरीय नहीं, नागपुर, मुंबई नागपुर आर्थिक जोन, आर्थिक प्रदेश। ठीक है, देखिए मुंबई और नागपुर बहुत दूर दूर है। मुंबई की बात कर ले तो यहाँ मिल जाएगा आपको मुंबई, नागपुर की बात करें तो आपको नागपुर यहाँ मिलेगा, बहुत दूर है मुंबई से। हालांकि दोनों एक ही राज्य में, महाराष्ट्र राज्य यहाँ से इस तरीके थे, ऐसा, ठीक है, ऐसा है, ऐसा। तो मुंबई और महाराष्ट्र है ये चौथा औद्योगिक प्रदेश है। इसके अलावा अगला जो औद्योगिक प्रदेश है वो पश्चिमी महाराष्ट्र वाला प्रदेश है, पश्चिमी महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। ये तीसरा औद्योगिक प्रदेश, गौण आर्थिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश बार बार मैं कह रहा हूँ, आर्थिक प्रदेश आप समझना, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश मेरे से निकल रहा है बार बार में।
आर्थिक प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तटीय आर्थिक प्रदेश, ये तीसरा प्रदेश है इसके अंतर्गत। इसके अलावा जो अगला प्रदेश है उसका नाम है गुजरात प्रदेश। क्या नाम है उसका? गुजरात प्रदेश। इसके अलावा महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश, महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र का पठार हो गया, एक पूर्वी महाराष्ट्र प्रदेश भी है इसमें, पूर्वी महाराष्ट्र प्रदेश। फिर इसके बाद अब चूंकि महाराष्ट्र बड़ा है, देखिए पश्चिमी भी आ गया, पूर्वी भी आ गया, तटीय भी आ गया इसमें है, और पठारी क्षेत्र भी आ गया इसका, तो मध्यवर्ती भी आ जाएगा। मध्यवर्ती महाराष्ट्र या केंद्रीय महाराष्ट्र प्रदेश। फिर इसके बाद है इसमें सातवां, नहीं आठवां, 5, 6, 7 और आठवां है सौराष्ट्र प्रदेश, और फिर उसके बाद है कच्छ प्रदेश। तो इतने सारे प्रदेश है जो इसके अंतर्गत शामिल है, यानी कि इसमें शामिल प्रदेश कितने हैं? 9 उप प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें मुंबई औद्योगिक प्रदेश, मुंबई नागपुर, पश्चिमी महाराष्ट्र, गुजरात प्रदेश, महाराष्ट्र का पूर्वी प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र प्रदेश, मध्यवर्ती महाराष्ट्र प्रदेश और सौराष्ट्र और कच्छ। यानी कि इसमें 9 में से 3 गुजरात के हैं, बाकी 6 महाराष्ट्र के हैं। कौन कौन से 6 महाराष्ट्र के? मुंबई और मुंबई नागपुर, पश्चिमी महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र, मध्यवर्ती महाराष्ट्र और पठारी महाराष्ट्र। इस तरीके से ये महाराष्ट्र के ये जो है आर्थिक प्रदेश है, ठीक है। और गुजरात के कौन कौन से हैं? गुजरात प्रदेश है एक, तो सौराष्ट्र और कच्छ प्रदेश, ठीक है। कच्छ इसको कहते हैं, इसको सौराष्ट्र कहते हैं इसको, और गुजरात में बाकी का हिस्सा आ गया, ठीक है। समझना इसको। देखिए अगर पूर्वी तट की, पूर्वी प्रदेश की बात करता है तो पूर्वी महाराष्ट्र इधर आएगा, पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करता है तो यहाँ आएगा, महाराष्ट्र का पठार की बात करता है तो बीच में आएगा, मुंबई प्रदेश की बात करता है तो यहाँ आएगा, केंद्र की बात करता है तो बीच में आएगा केंद्र, और अगर महाराष्ट्र नागपुर की बात करता है तो यहाँ पे आएगा। इस तरीके से ये 6 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। इसके अलावा गुजरात की बात करता है तो सौराष्ट्र ये वाला आ गया, कच्छ ये वाला आ गया, और गुजरात प्रदेश ये पूरा इसमें शामिल है, ठीक है। ये इस तरीके से मिलकर के कितने हो जाते हैं, कितने औद्योगिक प्रदेश हो जाते हैं? ये 32 औद्योगिक प्रदेश हो जाते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। 23 हमने पहले गिने थे और 9 अभी गिन लिए हमने, तो इस तरीके से 32 औद्योगिक प्रदेश हो जाते हैं, और 5 हमने मुख्य आर्थिक प्रदेशों को अब तक देख लिया है भारत के। अब बचा हुआ जो आर्थिक प्रदेश है भारत का, वो 7वां और आखिरी प्रदेश है। 7वां ये के 6ठा है, 7वां ही है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ लिया है ना हमने। 7वां और आखिरी है, इसको कहते हैं दक्षिणी प्रदेश। दक्षिणी आर्थिक प्रदेश है ये, पी सेन गुप्ता ने जो बतलाया है वो आखिरी प्रदेश है, और दक्षिणी प्रदेश है देश का निचला वाला जो भाग है वो, ठीक है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत अगर हम बात कर लेते हैं तो अच्छा, पिछले वाले की हमने बात नहीं की। पिछले वाले में देखिए तटीय प्रदेश है तो उद्योगों की अवस्था यहाँ पर अच्छी है। सूती वस्त्र का सबसे बड़ा भंडार यहीं पे पाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कपास काफ़ी पैदा होता है, गन्ना भी यहाँ पर पैदा कर लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आलू, मटर, चना वगैरह
काफ़ी मात्रा में पैदा किया जाता है। गेहूँ यहाँ की प्रधान फसल नहीं है, चावल यहाँ की प्रधान फसल है, चावल यहाँ पर पैदा किया जाता है। इसके अलावा राई, सरसों ये भी यहाँ पर उत्पादित कर लिया जाता है। इसके अलावा तटीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर, अच्छी वर्षा होती है, कुछ क्षेत्रों में होती है, लेकिन बहुत सारे इलाके यहाँ पर सूखे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दलदली क्षेत्र पाया जाता है, पत्तनों की सुविधा यहाँ पर है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर। देश के बड़े बड़े महानगर हैं यहाँ पर, जैसे अहमदाबाद है, सूरत है, गुजरात की बात कर ले तो बड़ोदरा है, इसके अलावा गांधीनगर है, पोरबंदर है, ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र है जो गुजरात के अंतर्गत है। महाराष्ट्र में बात कर ले तो महाराष्ट्र में मुंबई है, नागपुर है, पुणे है, शोलापुर है, कोल्हापुर है, वर्धा है, कटनी है, ये सारे औद्योगिक प्रदेश जो है मुंबई के अंतर्गत शामिल है। अब दक्षिणी प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो दक्षिणी प्रदेश में आपको मिल जाएगा कर्नाटका मिल जाएगा, तमिलनाडु मिल जाएगा, आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। उस समय तेलंगाना नहीं था, लेकिन तेलंगाना भी आपको मिल जाएगा इसमें, केरला आपको मिल जाएगा और लक्षद्वीप को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार का जिक्र नहीं है, अंडमान निकोबार भी इसी में शामिल मान सकते हैं हम। ठीक है, तो ये भारत के सभी राज्य जो है इसके अंतर्गत शामिल हो गए हैं। हम यहाँ से लेकर के इस तरीके का ये औद्योगिक प्रदेश है जो नीचे नीचे का है पूरा। ठीक है, 7वां औद्योगिक प्रदेश। अब इसमें देखिए कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं जो इसके उप विभाग है, उन उप विभागों की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो है इसमें तटीय आंध्र प्रदेश। तटीय आंध्र प्रदेश, प्रदेश लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही प्रदेश आ रहा है। दूसरा औद्योगिक जो इसमें प्रदेश है, दूसरा जो आर्थिक प्रदेश है वो है तेलंगाना प्रदेश। तेलंगाना आर्थिक प्रदेश। फिर अगला जो औद्योगिक प्रदेश है इसमें आर्थिक प्रदेश वो है रायसीमा प्रदेश। रायसीमा प्रदेश, ये तीनों लगभग आंध्र प्रदेश में ही हैं। फिर इसके बाद चौथा जो औद्योगिक प्रदेश है वो दक्षिण मध्य औद्योगिक प्रदेश के नाम से है, दक्षिण मध्य औद्योगिक प्रदेश, जो इन सभी राज्यों के मध्य में है। बेंगलोर है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, इस क्षेत्र में। हालांकि चेन्नई इधर चला गया, लेकिन बेंगलोर है यहाँ पर, कोयम्बटूर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, हैदराबाद, सिकंदराबाद आपको उसी के आसपास वाला जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो औद्योगिक प्रदेश आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दक्षिण मध्य औद्योगिक प्रदेश के नाम से इसको बताया गया है। इसके अलावा पांचवा जो है वो है दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी तट। और छठा जो है वो है पश्चिमी तट, पश्चिमी तटीय प्रदेश या पश्चिमी घाट कह सकते हैं इसको। इस तरीके से ये 6 प्रदेश हो गए हैं। और 7वां प्रदेश जो है इसमें वो है अन्नामलाई, इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ी प्रदेश। फिर इसके बाद है मलनाड प्रदेश, मलनाड प्रदेश केरल के समीपवर्ती है सब ये। फिर उसके बाद 9वां जो आर्थिक प्रदेश है इसके अंतर्गत वो है मैदानी प्रदेश, जो तटवर्ती मैदान है वो वाले, तटीय मैदान हम पढ़ते हैं ना, वो वाला मैदानी प्रदेश। और जो आखिरी बताया है इन्होंने वो बताया है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप से मतलब लक्षद्वीप से है हमारा। ठीक है,
तो इस तरीके से ये औद्योगिक प्रदेश आर्थिक प्रदेश बतलाए हैं पी सेनगुप्ता ने भारत के। और ये आर्थिक प्रदेश अगर इसमें हम जोड़ लेते हैं इसको 10 आर्थिक प्रदेश ये है, तो ये पूरे टोटल में हो जाते हैं 42 आर्थिक प्रदेश। तो इस तरीके से ये आज का लेक्चर था, थोड़ा बड़ा हो गया है और इसका PDF भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।